जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। मध्य प्रदेश की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश का जैसा यह स्वरूप हमें देखने मिलता है, वास्तव में यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। और आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश के गठन को अतीत से लेकर वर्तमान के परिदृश्य में देखेंगे। अर्थात दोस्तों हम एक ही पटल पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश का अतीत कैसा था, क्या स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश ऐसा ही था, या वर्तमान मध्य प्रदेश जो हम देख पा रहे हैं, इस मध्य प्रदेश के गठन को लेकर के जो भी चर्चाएं हैं कि ब्रिटिश काल में यह मध्य प्रदेश कैसा था। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम इसे बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं। बात की जाए दोस्तों मध्य प्रदेश के गठन की, तो मैं आपको पहले ही यहां पर सूचित कर दूं कि वास्तव में स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश नाम से कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था। अर्थात दोस्तों इसका जो गठन है, यदि हम उसे देखते हैं, या यह जो क्षेत्र है जो हमें देखने मिल रहा है वर्तमान में, यह स्वतंत्रता के पूर्व ऐसा नहीं था। ठीक है, क्षेत्र तो था लेकिन ऐसा संगठित नहीं था। तो यहां हम देखने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर अतीत में यह कैसा था। तो दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट है कि हम मध्य प्रदेश के पहले थोड़ा सा और पीछे जाएं और हम देखें कि हमारा भारत, ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और पाकिस्तान जो है वह हमसे क्या होता है दोस्तों, विभाजित होता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है वहाँ पर, और उसके साथ ही हमें देखने मिलता है कि भारत का वर्तमान स्वरूप। अन्यथा दोस्तों 15 अगस्त 1947 के पहले यदि हम देखते हैं तो हमें भारत का स्वरूप ऐसा नज़र नहीं आता जैसा कि हमें वर्तमान में नज़र आ रहा है। तो जैसे ही दोस्तों हम भारत को देख रहे हैं, ठीक वैसा ही मध्य प्रदेश का है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमें मध्य प्रदेश के पहले कुछ कदम पीछे जा करके भारत के स्वरूप को भी देखना चाहिए। अब बात यहाँ पर दोस्तों यह आती है कि भारत के स्वरूप को जब हम देख रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके साथ में ही यदि हम मध्य प्रदेश को रखते हैं तो हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दा है जो हमें देखना होगा, वह होगा दोस्तों ब्रिटिशर्स का उत्थान। ठीक है, जिसे हम एक शब्द में कह सकते हैं यूरोपीय कंपनियां। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के दौरान हम एक विषय पढ़ते हैं और वह है दोस्तों इतिहास, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में दोस्तों जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है भारत में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूरोपीय कंपनियां जब आती हैं तो वे आई तो थी सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक उद्देश्य से, ठीक है, लेकिन उनका वह व्यापारिक उद्देश्य कुछ लालसा के चलते दोस्तों कैसे परिवर्तित होता है उनके साम्राज्यवाद में, यानी उनके साम्राज्यवादी जो भी उनका विस्तार है उसमें। तो उसी को लेकर के दोस्तों जैसे जैसे उनका विस्तार होगा वैसे वैसे कुछ नए क्षेत्रों का गठन होते चला जाएगा। और उसी कड़ी में दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का जो पूर्व नाम है, ठीक है, चूंकि मध्य प्रदेश नाम से कोई भी राज्य या कोई भी क्षेत्र अस्तित्व में नहीं था स्वतंत्रता के पूर्व। जबकि यदि हम ब्रिटिश काल में देखते हैं दोस्तों तो हमें देखने मिलता है दोस्तों सीपी एंड बरार। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम से एक क्षेत्र हुआ करता था जो आगे चल करके, ठीक है, कुछ रियासतों के एकीकरण के बाद और पार्ट्स में डिवाइड होता है स्वतंत्रता के पश्चात, और उसके बाद दोस्तों हमें देखने मिलता है एकीकृत होकर वर्तमान मध्य प्रदेश के रूप में। तो कुल मिलाकर दोस्तों यदि बात की जाए तो हम इसे एक साथ देखेंगे कि आखिर भारत में आप देखेंगे क्या ब्रिटिशर्स का उद्भव, ठीक है, सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों के आगमन की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें क्रम से अधोलिखित यूरोपीय कंपनियां देखने मिलती हैं जो कि भारत आती हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहले कौन है, सबसे पहले है पुर्तगाली। उसके बाद दोस्तों हमें देखने मिल रहे हैं डच, फिर हमें देखने मिलते हैं दोस्तों ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज, यानी कि दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम देखते हैं, ठीक है। और आगे चल करके दोस्तों हमें इसी कड़ी में डेनिश मिलते हैं और अंततः दोस्तों हमें देखने मिलते हैं फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी हमें देखने मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, ये यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं और भारत आने के बाद इसके पहले, चूंकि इसके पहले भारत में दोस्तों यदि हम बात करें तो हमें देखने मिल रहे थे देसी रियासतें, राजे, रजवाड़े। उसके भी पूर्व में हम जाते हैं दोस्तों तो हमें मिलती है दिल्ली सल्तनत, और यदि हम उसके भी पहले चले जाएं तो हमें देखने मिलता है दोस्तों हमारी जो संस्कृति है उसमें हमें देखने मिला था, शुरुआत में जब उद्भव हुआ था इतिहास में हमने पढ़ा है तो वहां हमें देखने मिला महाजनपद। और उन 16 महाजनपदों में से दोस्तों हमें एक नाम देखने मिला था जो बहुत महत्वपूर्ण था, वह था दोस्तों अवंतिका या अवंती। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, इतिहास के उन पन्नों पे हमें देखने मिलता है, लेकिन कहीं से भी लेके कहीं तक दोस्तों हमें मध्य प्रदेश नाम से कोई भी क्षेत्र अस्तित्व में देखने नहीं मिला। तो आगे चलने पर दोस्तों जैसे ही हम देखते हैं कि भाई यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है लगभग 16वीं या आप कह सकते हैं कि 16वीं के एंड और 17वीं के प्रारंभ में। तो उस सदी में दोस्तों जब हम देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा होता है, उसी दौरान दोस्तों जब क्रम से ये आती हैं और आगे चल करके दोस्तों हम पाते हैं कि ये कंपनियां, ठीक है, इनमें से ब्रिटिशर्स जो हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे करके अपना साम्राज्य विस्तारित करते चले जाते हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों हमने देखा कि क्रम से ब्रिटिशर्स ने पहले डचों को, ठीक है, क्रमशः वेदरा का एक युद्ध होगा दोस्तों, वांडीवास का युद्ध होगा, इसमें उन्होंने क्रमशः डचों को और उसके बाद
फ्रांसीसियों को पराजित किया। और इसके उपरांत दोस्तों संपूर्ण क्षेत्र जो है, ठीक है, जो शुरुआत में पुर्तगालियों का था भारत का, वह क्षेत्र सारा का सारा वह तटीय क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। और धीरे धीरे करके दोस्तों उन्होंने बहुत सारी ऐसी सहायक संधि, या वेले जली की सहायक संधि ले सकते हैं, या डलहौजी का हड़प नीति ले सकते हैं, या दोस्तों अन्य सभी उनके माध्यमों से दोस्तों इन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र में अपना कब्जा या अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो इसी ही हम देखते हैं दोस्तों, जब हम स्थिति यहां पर देखें कि 1947 के पहले, 1947 के पहले की क्या स्थिति है, या 1947 से 1956 की क्या स्थिति है, या 1956 के बाद की। तो इसे हम चाहे मध्य प्रदेश के गठन के क्रम में पढ़ सकते हैं, या चाहे दोस्तों तो हम भारत में भी एक नजर देख सकते हैं। तो यहां हम दोनों को एक साथ रख करके देखेंगे दोस्तों, तो उसे हम कह सकते हैं या तो 1947 के पहले की स्थिति या ब्रिटिश काल, ठीक है, ब्रिटिश काल के दौरान वह स्थिति कैसी थी। तो यहां हमने देखा दोस्तों, हमने अपनी हेडिंग बना रखी कि भाई मध्य प्रदेश का गठन, और अभी फिलहाल हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो हम एक नजर भारत के नक्शे पर भी यहां पर डालेंगे। हम देखेंगे भारत के नक्शे को तत्काल स्थिति पे, ठीक है। तो उस समय पर दोस्तों हम पाते हैं कि हम मध्य प्रदेश के गठन को यदि देखें तो हम 1947 से पहले का पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक पोर्शन हम कर सकते हैं। यानी हम इस गठन की जटिल प्रक्रिया को आसान करने के लिए निम्न 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों हमें पहले कौन देखने मिलता है, 1947 से पहले का मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरे नंबर पर दोस्तों हमें देखने मिल रहा है 1947 से 1956 के मध्य का मध्य प्रदेश, और इसके बाद दोस्तों हमें देखने मिलता है 1956 से लेकर के वर्तमान का मध्य प्रदेश, ठीक है। यानी हमने दोस्तों मध्य प्रदेश के गठन की इस प्रक्रिया में अतीत से लेकर के वर्तमान तक का सारा परिदृश्य हमें पढ़ना है, जिसे हमने कितने कालखंडों में विभाजित किया दोस्तों, यहां पर तो हमने 3 कालखंडों में विभाजित किया। और यह दोस्तों हमारे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आप इसे 4 भागों में भी कर सकते हैं, 5 में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों हम इसे देखते हैं कि भाई 1947 से पहले, ठीक है, मध्य प्रदेश कैसा था। तो यहां हमने चर्चा की कि 1947 से पहले चूंकि मध्य प्रदेश था ही नहीं, तो हमने पाया कि भाई यह कैसा था। अब यहां पर हम भारत की स्थिति से देखते हैं, और साथ ही दोस्तों हम देखते हैं ब्रिटिशर्स का वह क्षेत्र, ठीक है। तो बात की जाए दोस्तों इस मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश चूंकि 1947 के पहले सीपी और बरार नाम से हमें देखने मिलता है। किस नाम से दोस्तों, सीपी और बरार, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस और बरार। तो इसे ही दोस्तों हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने मिल रहा है संपूर्ण भारत के इस मानचित्र में दोस्तों आप देख सकते हैं, यह जो मानचित्र है यह 1947 के पहले का ही है। तो इस मानचित्र में दोस्तों आपको देखने मिलता है यहां पर कि जो आपका पूरा का पूरा भारत है, इस भारत में दोस्तों आप क्रम से देखेंगे, सबसे पहले 1947 के पहले की स्थिति में आपको ब्रिटिश प्रोविंस देखने मिल रहे हैं, ठीक है। और बात की जाए दोस्तों इन ब्रिटिश प्रोविंस की, तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये कैसे क्षेत्र है दोस्तों, तो ये वह क्षेत्र है या वो क्षेत्र है जहां पर ब्रिटिशर्स का सीधा नियंत्रण स्थापित है, यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल है दोस्तों यहां पर, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों बात की जाएगी ये प्रोविंस जो है ये कितने हैं उस समय पर दोस्तों, तो हमें मुख्य तौर पर जो देखने मिलता है, तो हम देखते हैं सबसे पहले तो दोस्तों हम जिसके विषय में देख रहे हैं यानी कि मध्य प्रदेश, तो हम सबसे पहले यहां पर देख लें कि भाई मध्य प्रदेश का हमें पुराना या ब्रिटिश काल के दौरान हमें क्या नाम देखने मिल रहा है दोस्तों, सीपी एंड बरार। तो यानी नंबर 1 पर कौन है दोस्तों, सीपी। सीपी का मतलब है सेंट्रल प्रोविंस। आप देखेंगे दोस्तों इस मानचित्र में बीचों बीच में, ठीक है, जहां पर अभी आप पहले मध्य प्रदेश देख रहे थे, उसी भाग में भारत के उसी एग्जैक्ट लोकेट पर जब आप देखेंगे, उसी लोकेशन पर, उसी अवस्थिति में, तो आपको देखने मिलेगा आपको लिखा हुआ है क्या, सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस। और इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे गुजरात की ओर जब आप आएंगे, गुजरात महाराष्ट्र वाला जो सेक्शन है दोस्तों, यहां पर आपको देखने मिलेगा बीपी यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी या प्रोविंस। आप उसे प्रेसिडेंसी भी कह सकते हैं या प्रोविंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखने मिला दोस्तों कौन सा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बॉम्बे प्रोविंस। इसके बाद दोस्तों जब आप दक्षिण में जाते हैं तो आपको देखने मिल रहा है दोनों तटों पर आपका फैलाव है उसका, और पूरे मध्य क्षेत्र को उसने कवर किया हुआ दोस्तों। कौन सा क्षेत्र है, एमपी। एमपी का मतलब है दोस्तों मद्रास प्रोविंस, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी आपको नजर आ रही है, यहां पर क्लियर है पूरा मानचित्र यहां पर आपका, ठीक है। 1947 के पहले की बात की जा रही है, और यह ब्रिटिश प्रोविंस है जहां पर आपने 3 अभी तक देख लिए। पहला सेंट्रल प्रोविंस, उसके बाद आपने देखा दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और बॉम्बे के विषय में आप गौर से यदि देखते हैं दोस्तों तो आपको देखने मिल रहा है कि यह केवल और केवल महाराष्ट्र वाले सेक्शन पे ना होकर के, बल्कि दोस्तों कहां तक विस्तारित था, ये आपका गुजरात को भी कवर कर रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारे मद्रास वाले को। मद्रास के बाद दोस्तों हमें एक और बीपी देखने मिलेगा दोस्तों। कौन सा वह क्षेत्र है, वो आपका है बंगाल वाला, ठीक है, आप बंगाल में देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमें सबसे ऊपर देखने मिल रहा है यूपी, यानी कि हमने प्रोविंस में देखे कि कुल कितने प्रोविंस दोस्तों यहां पर, तो हमें देखने मिला कुल 5, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये, और ये मानचित्र भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से प्रोविंस हैं, तो प्रोविंस यहाँ पर सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस, फिर उसके बाद दोस्तों बीपी यानी कि बॉम्बे आपका प्रेसिडेंसी या प्रोविंस, फिर आपका मद्रास मिल रहा है दोस्तों दक्षिण की ओर। आप देखेंगे पूर्व की ओर, जब आप बंगाल के एरिया में जाएंगे तो वहां पर आपको मिल रहा है बंगाल प्रोविंस या बंगाल प्रेसिडेंसी, और यूपी, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान में आपका कौन सा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उसी उत्तर के भाग में दोस्तों हमें देखने मिल रहा है यूपी यानी कि कौन सा,
यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, या यूनियन प्रोविंस कह सकते हैं इसे, यूनियन प्रोविंस। फिर इसके बाद दोस्तों हमें देखने मिलते हैं कुछ देसी रजवाड़े भी हैं यहाँ पर, ठीक है। इन्हें दोस्तों देसी रियासतें, देसी रजवाड़े भी कहा जा सकता है। साथ ही इन्हें ही आगे चल करके कहा जाता है प्रिंसली स्टेट्स। यानी हमें यहाँ देखने मिलता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं दोस्तों जो कैसे हैं, देसी रजवाड़े वाले हैं, देसी रियासतें हैं। तो उन क्षेत्रों के विषय में आपको बता दें 1947 के पहले दोस्तों स्थिति कुछ ऐसी थी, क्योंकि यदि हम बात करें ब्रिटिश काल का दौर चल रहा है, ठीक है। और हमने पाया कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा है 16वीं 17वीं शताब्दी। और हमने देखा कि एक तरफ जो दिल्ली सल्तनत हमें और पहले देखने मिलती है, इतिहास के पन्नों पर अगर हम देखते हैं दोस्तों तो हमें दिल्ली सल्तनत देखने मिलती है। और दिल्ली सल्तनत के बाद हमने पाया था कि उसी जगह पर आपको कौन मिलेंगे दोस्तों, मुगल मिल जाएंगे। और मुगलों का पतन हमें देखने मिलता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। जैसे ही दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु होती है वैसे ही मुगलों का जो क्षेत्र है वो छोटे छोटे क्षेत्रों में आपका क्या हो चुका होता है दोस्तों, वह वृहद क्षेत्र जो है वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ जाता है। यानी कि जगह जगह आपको छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे रजवाड़े देखने मिल जाते हैं। बात की जाए दोस्तों उन क्षेत्रों की तो हमें देखने मिलेगा कि बंगाल अलग हो चुका है, ठीक है। ऊपर की ओर देखते हैं दोस्तों अपन, अब तो देखने मिलता है यहाँ पर सिख हैं, राजपूताना सखियां तो दोस्तों आरंभ से ही ठीक कभी भी दोस्तों मुगलों के आधिपत्य में नहीं आई। दोस्तों हमें देखने मिलते हैं मैसूर में, ठीक है, आप मैसूर देख पा रहे हैं, मराठा देख पा रहे हैं। तो ये सभी साथ में दोस्तों बीच में हमें देखने मिला था बीजापुर, गोलकुंडा इत्यादि क्षेत्र, ये सभी स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो आगे चलकर वास्तव में दोस्तों हो क्या रहा है कि ये रियासतें भी हैं, ये रजवाड़े भी हैं, और एक तरफ हमें देखने मिल रहा है कि भाई यूरोपीय कंपनियां भी आ चुकी हैं। और यूरोपीय कंपनियों में दोस्तों हमें मुख्य तौर पर देखने मिल रहे हैं कौन, ब्रिटिशर्स। ये जो ब्रिटिशर्स हैं दोस्तों ये आगे चल करके क्या कर रहे हैं, तो अपनी कुछ कूटनीतियों के सहारे, ठीक है, कुछ संधियों के सहारे, जैसे सहायक संधि है, जैसे हड़प नीति है, ठीक है, डलहौजी की हड़प नीति, तो इत्यादियों के थ्रू दोस्तों ये क्या करते हैं, धीरे 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 अपने साम्राज्य का विस्तार करते चले जाते हैं। तो इसे ही हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो हमने पाया कि भाई ब्रिटिश प्रोविंस धीरे धीरे स्थापित हो जाते हैं, 1947 के पहले की बात है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों हमें क्या देखने मिल रहे हैं, देसी रियासतें हैं, देसी रजवाड़े हैं, जो कि प्रिंसली स्टेट्स भी कहलाएंगे आगे चल के। तो ये वो क्षेत्र है दोस्तों जहां पर अंग्रेजों का नियंत्रण तो है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं। कैसा नियंत्रण है, अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्ट कंट्रोल है। और प्रोविंस में क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि पुर्तगाली भी चूंकि हमारे यहां पर है, ठीक है, तो पुर्तगाली भी कुछ क्षेत्रों पर है। और कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, तो आप देखें गोवा, ठीक है, गोवा आपका, दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये वो क्षेत्र है जो पुर्तगालियों के नियंत्रण में है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों एक और कौन, फ्रांसीसीज, ठीक है, फ्रांसीसी भी अभी यहां पर हैं। और फ्रांसीसियों के विषय में आपको बता दें दोस्तों, पांडिचेरी, कराईकल, यनम और माहे, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर दोस्तों किसका अधिकार है, किसका आधिपत्य है, तो फ्रांसीसियों का। और यहां बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों 1947 पे हमने देखा कि हमें मिली है आजादी। आजादी किससे, ब्रिटिशर्स से। यानी कि ब्रिटिश वाले कब जा रहे हैं, वो जा रहे हैं 1947 में, 1947 में। और बात की जाए दोस्तों पुर्तगालियों की तो 1961 में गोवा आजाद होता है, आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1961 में गोवा आजाद होता है। पांडिचेरी की बात करें दोस्तों तो 1954 में ये भारत सरकार को मिल रहा है, किससे, फ्रांसीसियों से। यानी कि सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली और सबसे बाद में जाते हैं दोस्तों कौन, पुर्तगाली। तो यहां पर दोस्तों आपका 1947 के पहले की स्थिति पूरी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपका यह सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अब कि भाई हमें पढ़ना कैसे, महत्वपूर्ण क्या है। यहां तो हमने देखा भारत की स्थिति, और जबकि हम पढ़ तो रहे हैं मध्य प्रदेश का गठन, तो इसके आगे दोस्तों हम जो भी अब अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के लिए ही होने वाला है। ये तो सिर्फ और सिर्फ पृष्ठभूमि थी। अब बात की जाए दोस्तों 15 अगस्त 1947 से पहले जब हम मध्य प्रदेश को एग्जैक्ट देखें कि भाई मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, ठीक है। भारत को तो हमने दोस्तों यहां पर देख लिया कि भारत कैसा विभाजित है, कैसा वर्गीकृत है। कुछ भाग कैसे हैं, प्रोविंस हैं, कुछ कैसे हैं दोस्तों, देसी रियासतें या रजवाड़े हैं जहां पर भी अंग्रेज हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में, यानी कि कंट्रोलिंग कैसे चल रही है, डायरेक्ट रूप में कौन है, वहां पर राजा है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों हमने देखा कि फ्रांसीसी क्षेत्र है, और चौथे नंबर पर हमने देखा पुर्तगाली क्षेत्र है। अब यहां नोट करने वाली जो बात है दोस्तों वो ये है कि हमें नहीं मिल रहे हैं यहां कौन से, पुर्तगाली और फ्रांसीसी, कहां, मध्य क्षेत्र में। यानी कि दोस्तों हम जिसे पढ़ रहे हैं, हम जिसकी पृष्ठभूमि यहां रच रहे हैं, वहां हमने पाया कि भाई मध्य प्रदेश में ना ही फ्रांसीसीज थे और ना ही दोस्तों पुर्तगाली थे, ठीक है। गौर से जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे यहां पर हमें एक ही प्रोविंस मिल रहा है, और कौन सा प्रोविंस है दोस्तों, वो सीपी, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि भाई 15 अगस्त 1947 से पहले एग्जैक्ट मध्य प्रदेश की स्थिति, ठीक है, 15 अगस्त 1947 से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति जब हम देखते हैं दोस्तों तो हमें देखने मिलता है कि यहां पर दो प्रकार से व्यवस्थाएं हमें देखने मिल रही हैं। कौन कौन सी व्यवस्थाएं दोस्तों, यहां हमें दोस्तों देखने मिल रहा है, एक
विभाग तो है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और दूसरा हमें देखने मिलता है सेंट्रल इंडिया एजेंसी। इसे आप लिख सकते हैं सीपी एंड बरार, और यहां आप लिख सकते हैं CIA। तो आज हम दोस्तों इन्हीं को देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि भाई ये सीपी और बरार का गठन, चूंकि दोस्तों होता क्या है कि यदि आप पीसीएस परीक्षाओं की बात करें, ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कि सीपी और बरार के गठन की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, तो सीपी और बरार को अभी फिलहाल हम देखने वाले हैं कि आखिर यह बना कैसे, यानी 1947 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति को हम यहां पर देखने जा रहे हैं। और दूसरा पोर्शन है दोस्तों CIA। तो पहले तो हम इनके विषय में ही देख लें कि आखिर ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है क्या दोस्तों। तो वास्तव में सेंट्रल प्रोविंस यानी कि सीपी, पी लग गया आपका, ठीक है, सीपी प्रोविंस है, प्रेसिडेंसी है। तो यह क्षेत्र दोस्तों कौन सा है, जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल है, यानी कि प्रत्यक्ष नियंत्रण हमें देखने मिल रहा है, किसका, अंग्रेजों का। और इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं दूसरा हमें देखने मिल रही है कौन सी एजेंसी, CIA, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। तो वास्तव में दोस्तों यह वह क्षेत्र है CIA जो कि दोस्तों छोटे छोटे रियासतें हैं, रजवाड़े हैं, ठीक है, क्योंकि अभी अगल बगल आप देखेंगे तो आपको रियासतें और रजवाड़े भी देखने मिल रहे हैं मैप में, ठीक है। तो उन रियासतों और रजवाड़ों को मिला करके अंग्रेजों ने एक नाम दिया, और वह नाम था दोस्तों कौन सा, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। तो इसे भी हम देखेंगे दोस्तों। और यह जो व्यवस्था है सीपी और बरार और CIA, यह व्यवस्था आपकी दोस्तों 15 अगस्त 1947, जब तक हमें आजादी नहीं मिली तब तक यह व्यवस्था ऐसी ही नियमित रूप से चल रही थी, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जब आजादी मिली तो इन सभी को मिला करके एक कर दिया गया और संपूर्ण भारत को पार्ट्स में बांट दिया गया। जैसा कि हमने देखा दोस्तों, पार्ट यानी कि कितनी श्रेणियां थी, कितने भाग थे, तो हमें 4 भाग देखने मिलते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। यानी कि हम पाएंगे दोस्तों कि जब हम पढ़ेंगे 1947 से 56 के मध्य की स्थिति, तो संपूर्ण भारत के साथ साथ, ठीक है, अब चूंकि हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश को हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ मध्य प्रदेश बस में पार्ट्स व्यवस्था थी, ठीक है। 1947 से 56 के बीच में दोस्तों संपूर्ण भारत जो है वह पार्ट्स में डिवाइड था। अब जब संपूर्ण भारत डिवाइड है तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई कि मध्य प्रदेश भी डिवाइड था, और वह पार्ट कितने थे दोस्तों, 4, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो वो भी हम देखेंगे। और इसके विषय में भी आपको बता दूं दोस्तों, ये सारे प्रश्न हो सकते हैं 1956 के बाद की प्रशासनिक स्थिति मध्य प्रदेश की आप समझाइए, या 1947 से 56 के बीच की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो ये सारे प्रश्न हैं आपके, ठीक है। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं सीपी और बरार के गठन को लेकर के, जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से भी, साथ ही दोस्तों सभी प्रकार के मध्य प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां दोस्तों हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो 1947 के पहले की गठन की जो प्रक्रिया है उसमें सीपी और बरार का गठन। बात की जाए दोस्तों सीपी की यानी सेंट्रल प्रोविंस और बरार की, तो यहां सबसे महत्वपूर्ण है जो पहला फैक्ट वह है दोस्तों मराठा क्षेत्र, ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया दोस्तों यहां पर कि मराठा क्षेत्र भी क्या हो चुका है, आपका स्वतंत्र है, एक क्षेत्र स्थापित कर दिया गया है शिवाजी के द्वारा, ठीक है, वह मराठा क्षेत्र है। अब मराठा क्षेत्र वाले भी क्या करेंगे, अब चूंकि सभी आजाद हो चुके हैं और सभी अब क्या चाहेंगे, अपने अपने क्षेत्र का दोस्तों विस्तार, ठीक है। हर कोई, हर राजा, हर शासक यही चाहता है, चाहे वह व्यक्ति विशेष हो, चाहे वर्तमान की बात हो या अतीत की बात हो। होगा क्या दोस्तों, सभी अपना अपना विस्तार चाहते हैं। यदि आज हमारे पास एक कंपनी है तो हम चाहेंगे कि हमारी कंपनियों की और ब्रांचेस हो जाए, ठीक है। हमारे पास एक ब्रांच, हम चाहेंगे 10 और ब्रांचें हो जाए। ठीक वैसे ही है कि इन्होंने क्या किया दोस्तों, अपने क्षेत्र के विस्तार के क्रम में सबसे पहले मराठा क्षेत्र के भोसले शासकों में दोस्तों वो शासक का नाम क्या है, राघोजी प्रथम, आप नोट कीजिएगा, ठीक है। मराठा क्षेत्र के भोसले शासक राघोजी प्रथम ने गोंडवाना क्षेत्र के जो गोंड शासक है दोस्तों उनसे 1740 के आसपास में गोंड क्षेत्र को जीत लिया, ठीक है, वो गोंडवाना क्षेत्र को जीत लिया। अब बात करें दोस्तों उस समय पे गोंडवाना क्षेत्र में कौन कौन से वर्तमान क्षेत्र आपको देखने मिल रहे हैं, तो वह क्षेत्र है दोस्तों महाकौशल, मंडला और बालाघाट, ठीक है। यानी कि महाकौशल, मंडला और बालाघाट को दोस्तों इन्होंने क्या कर लिया, जीत लिया। कब जीता, 1740 के आसपास, इसे आप नोट कीजिएगा। तो ये शुरुआत है दोस्तों किसकी, सीपी की, ठीक है। ये सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस के गठन की पृष्ठभूमि है कि सबसे पहले वह क्षेत्र किन्होंने जीता दोस्तों, तो उस क्षेत्र पे अधिकार था गोंड शासकों का, और उस गोंड क्षेत्र को दोस्तों, उस गोंडवाना को जीत लिया मराठों ने। मराठों के बाद दोस्तों आगे चल करके हमें देखने मिलता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और 1764 में दोस्तों हमें देखने मिलता है बक्सर का युद्ध। और जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध को जीता था अंग्रेजों ने। अंग्रेज दोस्तों अपने आप को, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश, अंग्रेज कहें या ब्रिटिश दोस्तों, ये धीरे धीरे करके क्या कर रहे थे दोस्तों, आए तो थे व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने प्रशासन पे भी, ठीक है, अपने राजनीति स्टार्ट की, साथ ही साथ में दोस्तों साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट किया। और इसी कड़ी में उन्होंने 1757 और 1764 में क्रमशः प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीत लिया। प्लासी और बक्सर के विषय में आपको बता दें दोस्तों, प्लासी यानी कि आप बंगाल का क्षेत्र और बक्सर यानी कि दोस्तों बिहार का क्षेत्र, ठीक है। और आपको यहां पर सूचित कर दें, बक्सर की लड़ाई जो थी दोस्तों उस समय पे बंगाल के नवाब ने, ठीक है, मुगल शासक से भी हेल्प ली थी, और वहां पर दोस्तों हमें देखने मिला था 1764 के दौर पे कि जब बक्सर का युद्ध ये जीतते हैं अंग्रेज, तो वैसे ही दोस्तों इनकी पकड़ जो है लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में हो जाती है। अब इससे दोस्तों वास्तव में
में होता क्या है वो तो आप इतिहास में देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। अभी यहां पे दोस्तों इनका जिक्र क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहां इस युद्ध में विजित होने के बाद इन्हें प्राप्त होता है अपार धन। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप यदि आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता है दोस्तों धन, ठीक है। अगर आप युद्ध करना चाह रहे हैं तो हमें सेना को संगठित करने के लिए रसद की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिए दोस्तों आवश्यकता है धन की, ठीक है। अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको आवश्यकता है दोस्तों किसकी, धन की। यानी कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो धन तो चाहिए ही चाहिए, और युद्धों के लिए तो दोस्तों धन चाहिए ही चाहिए। ठीक वैसे ही हमें देखने मिलता है 1757 और 1764 में प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को प्राप्त होता है अपार धन, जिसकी सहायता से दोस्तों इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, बहुत सारे युद्ध किए और एक एक करके अपने जितने भी उस समय के दुश्मन हैं, जैसे कौन है दोस्तों, तो हमें देखने मिलता है मैसूर, हमें देखने मिलता है बंगाल, बंगाल को तो इन्होंने अंत कर ही दिया था, हमें देखने मिलता है दोस्तों सिख, राजपूत, और देखने मिलती है दोस्तों मराठा शक्ति। तो इन्होंने दोस्तों मराठों को भी धीरे धीरे करके क्या किया दोस्तों, उनका भी क्षेत्र दोस्तों अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट किया। तो यहां हमें देखने मिला 1818 दोस्तों। अब इसके बाद हम देखेंगे इस सीपी की पृष्ठभूमि में हमें देखने मिला सबसे पहले कौन सा क्षेत्र दोस्तों, गोंडवाना क्षेत्र है वो। उसके बाद मराठा शासक है कौन, राघोजी प्रथम, इन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, उन्हें जीत लिया 1740 के आसपास में। और आगे चल करके दोस्तों 1757 और 64 में इन्हें बहुत सारा धन मिला अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अप्पाजी भोसले, ठीक है, मराठा शासक उस समय कौन है दोस्तों, अप्पाजी भोसले, अप्पाजी भोसले से इन्होंने अंग्रेजों ने गोंडवाना क्षेत्र को प्राप्त कर लिया। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और जैसे ही दोस्तों ये गोंडवाना क्षेत्र को प्राप्त करेंगे, यानी कि अब आपके सीपी की पृष्ठभूमि में, सेंट्रल प्रोविंस की पृष्ठभूमि पे मुहर लग गई, ठीक है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहां सेंट्रल प्रोविंस का गठन अब आपको देखने मिलेगा। कैसे, तो सबसे पहले वह जो क्षेत्र जो किसका है दोस्तों, गोंड शासकों का है, वह मराठों का है, और मराठों से अब वो प्राप्त हो चुका है 1818 में एक संधि के तहत। किसे, अप्पाजी भोसले से किसे मिल गया दोस्तों, तो अंग्रेजों को मिल चुका है। और अब जब अंग्रेजों के पास ये क्षेत्र हो जाता है तो इसके साथ ही दोस्तों उनकी ख्याति चारों तरफ होने लगती है, ठीक है। और इसी कड़ी में दोस्तों उन्होंने सिंधिया, ठीक है, सिंधिया से क्या कर लिया, जो सिंधिया वंश के लोग हैं उनसे 1818 में ही एक संधि के तहत नर्मदा और सागौर को भी प्राप्त कर लिया। बात की जाए दोस्तों इस नर्मदा की, तो यह वही नर्मदा है जिसे हम नर्मदा के रूप में देखते हैं, और सागौर मतलब दोस्तों कौन, सागर, ठीक है, सागौर मतलब कौन दोस्तों, सागर। तो ये क्षेत्र भी इन्होंने 1818 में ही प्राप्त कर लिए। और इसी के पहले दोस्तों यदि हम देखें तो ये जो संधियां हो रही हैं तो हमें देखने मिलता है एक सहायक संधि, किसकी दोस्तों, तो वह सहायक संधि है वेलेजली की। आपको बता दें दोस्तों, चाहे वेलेजली की सहायक संधि हो या डलहौजी की हड़प नीति, सभी के पीछे एक ही उद्देश्य था, और वह था ब्रिटिशर्स का साम्राज्यवाद का विस्तार। तो यहां हमें देखने मिलता है दोस्तों साम्राज्यवाद के इस विस्तार के क्रम में उन्होंने निम्नलिखित संधियों का सहारा लिया, जिसमें सबसे पहले हमें देखने मिलती है दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस पॉलिसी। इसके बाद दोस्तों हमने देखा वेलेजली की सहायक संधि, जो कि हमें देखने मिली लगभग 1799 के दौर में, ठीक है, 1799, 1800 के पहले ही। और उसके बाद दोस्तों हमें देखने मिले डलहौजी की हड़प नीति, जो कि हमें देखने मिलेगी 1853 में। बात की जाए दोस्तों इस सहायक संधि की या इस रिंग फेंस की, तो इसके तहत क्या कर रहे थे वो, तो दोस्तों वास्तव में ये एक प्रकार की मैत्री संधि थी, जिसमें देशी राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए गए। और इस संधि के नियमानुसार भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी तय करेगी। बड़े राज्य अपने खर्च पर अंग्रेजी सेना को अपने राज्य में रखेंगे, और उन राज्यों को अपने दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होगा। कंपनी राज्य की बाहरी शत्रुओं से तो रक्षा करेगी ही, ठीक है, परंतु राज्य के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी। सबसे पहले दोस्तों इस संधि को हैदराबाद के निजामों ने फॉलो किया। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि कंपनी अपनी ताकत, कूटनीति और प्रशासनिक तंत्र की दक्षता के बूते अधिकतर भारतीय भूभाग को धीरे धीरे कब्जाने का प्रयास करती जाती है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम देख पा रहे हैं 1818 वह सन है दोस्तों जब तृतीय आंग्ल मराठा के बाद गोंडवाना क्षेत्र किसका हो चुका है, अंग्रेजों का। और इसी समय पर दोस्तों सहायक संधि लाई गई है, और अन्य संधियों के तहत दोस्तों 1818 में ही सिंधिया घराने से नर्मदा और सागौर भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले इन बिखरे हुए क्षेत्रों को एकीकृत किया, ठीक है, सागौर, नर्मदा और गोंडवाना। सागौर का मतलब दोस्तों क्या, सागर, नर्मदा मतलब वर्तमान नर्मदा, और गोंडवाना यानी कि दोस्तों महाकौशल, मंडला और बालाघाट, सभी को एकीकृत किया। और इस जगह पर दोस्तों, ठीक है, नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक एजेंट की नियुक्ति कर दी। और इस एजेंट के विषय में आपको बता दें दोस्तों, एजेंट का वास्तव में कार्य क्या था, तो एजेंट का कार्य था वहां से टैक्स की वसूली करना, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों जब हम देखते हैं आगे चल करके, तो वह हमें देखने मिला 1853, ठीक है, 1853 दोस्तों वह समय है जब भारत में अंग्रेजी गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो डलहौजी दोस्तों इसी समय पर अपनी एक हड़प नीति लेकर के आते हैं, और इस हड़प नीति के तहत दोस्तों एक प्रावधान किया गया था, वह यह था कि ऐसे भारतीय राज्य या ऐसे देसी राजे रजवाड़े जहां पर उनका खुद का उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, स्वयं की यदि संतान नहीं है, तो वह क्षेत्र अंग्रेजों का हो जाएगा। ऐसा इस नीति के तहत था दोस्तों, इस पॉलिसी के तहत था। और
इस हड़प नीति के ही तहत दोस्तों इन्होंने 1853 में नागपुर का विदर्भ क्षेत्र हड़प लिया। कैसे दोस्तों? तो 1853 में नागपुर में विदर्भ में दोस्तों राघोजी तृतीय थे और इनकी चूंकि कोई संतान नहीं थी तो इस क्षेत्र को भी दोस्तों इन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया। तो इस तरीके से हमने देखा दोस्तों 1853 में इनके पास नागपुर का विदर्भ क्षेत्र भी आ चुका होता है। यानी कि अब दोस्तों हमें देखने मिलता है कि 1853 के दौरान इनके पास क्या क्या है, सागौर है, नर्मदा है, गोंडवाना है और नागपुर का विदर्भ क्षेत्र भी इनके पास ही है। तो दोस्तों 1853 वह समय है जब अंग्रेज धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तारित करते चले जा रहे हैं और इसी कड़ी में दोस्तों 1857 की क्रांति हो जाती है। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति क्या है दोस्तों, उसे तो हम पढ़ेंगे ही इतिहास के पन्नों में, लेकिन दोस्तों यहां हमें देखने मिलता है कि 1857 की क्रांति वह क्रांति है जहां पर अंग्रेजों के बहुत सारे क्षेत्र दोस्तों उनके नियंत्रण से जाते जाते बच गए। ठीक है, अर्थात दोस्तों भारतीयों ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था 1857 की क्रांति में। और इसी दौरान दोस्तों जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो उन्हें यह लगने लग जाता है, उन्हें इस बात का आभास हो जाता है कि अब भारत में हमें प्रशासनिक कंट्रोल और ज्यादा करना होगा। और इसी कड़ी में दोस्तों वो सबसे पहले 2 नवंबर 1861 को, आप डेट नोट कीजिएगा, 2 नवंबर 1861 को दोस्तों उन्होंने नियंत्रण और अधिक सुदृढ़ करने हेतु एक कमिश्नरी क्षेत्र गठित कर दिया। ठीक है, और उस कमिश्नरी क्षेत्र का दोस्तों उन्होंने नाम रखा सेंट्रल प्रोविंस। तो वास्तव में यह है दोस्तों कहानी सेंट्रल प्रोविंस के गठन की। और अभी हम सिर्फ पहुंचे हैं सेंट्रल प्रोविंस यानी कि सीपी पे, अभी बरार बाकी है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी कि अभी क्या बाकी है, बरार अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी हमने देखा यहाँ पर सीपी सेंट्रल प्रोविंस के गठन को देखा। और सेंट्रल प्रोविंस दोस्तों कैसा क्षेत्र है, तो एक कमिश्नरी क्षेत्र है। यहाँ पर दोस्तों एक मुख्य कमिश्नर होता है, ठीक है, और 4 कमिश्नरों को यहाँ पर रखा जाता है। 4 कमिश्नरी क्षेत्र बना दिए जाते हैं जिनके ऊपर दोस्तों कंट्रोलिंग के लिए एक मुख्य कमिश्नर होता है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि भाई एक एजेंट था, लेकिन अब उन्होंने समझा कि एजेंट से काम चलने वाला नहीं है, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, इसे कमिश्नरी क्षेत्र में बदल दिया। और बात की जाए दोस्तों उन क्षेत्रों की कि इसमें कौन कौन सम्मिलित थे, तो हमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्टार्टिंग से महाकौशल, मंडला, बालाघाट यानी कि गोंडवाना क्षेत्र, ठीक है। दक्षिण की भी रियासतें दोस्तों यहां पर थी, दक्षिण में दोस्तों छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों यहां पर सागौर है, नर्मदा है, गोंडवाना है। आगे हमें देखने मिलता है दोस्तों नागपुर का विदर्भ क्षेत्र। तो इन 4 कमिश्नरी क्षेत्र में दोस्तों इन्होंने मुख्य तौर पर जबलपुर, नर्मदा यानी कि नर्मदा, नागपुर यानी कि विदर्भ और सीजी दोस्तों यानी कि महाकौशल वाला क्षेत्र इन्होंने क्या किया, कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया। ये 4 दोस्तों इनके कमिश्नरी क्षेत्र थे और इनका एक मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र था जिसकी प्रशासनिक राजधानी यानी कि इस सीपी की प्रशासनिक राजधानी थी दोस्तों नागपुर, ठीक है। और यह नागपुर कब तक राजधानी बनी रहेगी दोस्तों, मध्य प्रदेश के गठन तक, ठीक है। राजधानी क्या रहेगी दोस्तों इस भाग की, नागपुर ही हमें देखने मिलेगी। आगे चलकर दोस्तों 1861 के बाद 1864 में दोस्तों वह समय है जब निमाड़ क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। यानी कि दोस्तों वह सीपी जो आपका धीरे धीरे करके एक संगठित क्षेत्र हुआ था, वह सेंट्रल प्रोविंस दोस्तों अब विस्तारित हो रहा है और अब उसमें दोस्तों निमाड़ क्षेत्र भी ऐड हो रहा है। निमाड़ के विषय में आपको बता दें दोस्तों, मध्य प्रदेश में निमाड़ जो है वह वर्तमान में 4 जो जिले आप देख रहे होते दोस्तों, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर, यानी कि दोस्तों सुनहरे जिले जिन्हें हम कहते हैं खंडवा, खरगोन, वे क्षेत्र निमाड़ में सम्मिलित थे, ठीक है। और इस निमाड़ क्षेत्र को दोस्तों जब इन्होंने सम्मिलित कर लिया तो इनका क्षेत्र और अधिक विस्तारित हो गया था। आगे दोस्तों इसी कड़ी में धीरे धीरे करके, जैसा कि हम सभी जानते हैं 1857 के बाद पूर्णतः अंग्रेजों के कंट्रोल में ही था सब कुछ, चुकी, ठीक है। 1857 के बाद यानी कहीं ना कहीं दोस्तों हम कह सकते हैं कि अब वो बहुत शक्तिशाली हो चुके थे और होते जा रहे थे। इसी कड़ी में दोस्तों आगे चल करके उन्होंने हैदराबाद के निजाम महबूब अली खान, ठीक है, महबूब अली खान, आप नोट कीजिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर उन्होंने निजाम महबूब अली खान, जो कि कहां के निजाम है दोस्तों, हैदराबाद के, उनसे 17 सितंबर 1903 को 25 लाख रुपए के लीज पर हैदराबाद से बरार को ले लिया, ठीक है। लीज पर लिया हुआ था बरार को, कब लिया था ये महत्वपूर्ण है, पूछा गया है 25 लाख रुपए में, और कब लिया, 17 सितंबर 1903 में, ठीक है। 17 सितंबर 1903 बहुत महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों, और नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, महबूब अली खान से, ठीक है। इन्होंने लीज पर लिया। आगे चलकर दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं संवैधानिक इतिहास का विकास जब आप दोस्तों देखते हैं, जो संवैधानिक विकास है, ठीक है, उसका जब आप देखेंगे कैसे कैसे हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो वहां पर हमें देखने मिला था कि कुछ अधिनियम लेकर आते हैं। उसी में से दोस्तों एक अधिनियम है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत 1921 में दोस्तों क्या किया गया, इस सीपी को, अब चूंकि कंट्रोलिंग अभी नहीं की है, ठीक है, अब प्रशासन, अब वो व्यापार नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ, अब पूरा क्षेत्र उनका है, साम्राज्य उनका हो चुका है, अब वो प्रशासन कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसी कड़ी में दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कमिश्नरी क्षेत्र को 1921 में 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, महत्वपूर्ण है ये सारे डाटा, सारे आंकड़े दोस्तों यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण है, आप इन्हें नोट कीजिएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दोस्तों इन्होंने 1921 में इस
कमिश्नरी क्षेत्र को गवर्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया। ठीक है, अब ये जो आपका सीपी है दोस्तों, ये कैसा हो चुका है, गवर्नरी क्षेत्र हो चुका है। कब दोस्तों, 1921 में। तो यहाँ एक और प्रश्न आपका बन सकता है, वो प्रश्न ये है कि कब से लेके कब तक सीपी कमिश्नरी क्षेत्र था। तो 1861 से लेकर के 1921, 1861 से लेकर के दोस्तों 1921 तक ये कैसा क्षेत्र था, तो ये क्षेत्र था कमिश्नरी। इसका प्रशासनिक मुख्यालय कहां पर दोस्तों, तो वो था नागपुर में। ठीक है, एक मुख्य कमिश्नर थे। और आगे चल करके दोस्तों हमने पाया कि अब 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे कमिश्नरी से गवर्नरी क्षेत्र बना दिया गया। और इसी कड़ी में दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि एक डेट हमें मिलती है 24 अक्टूबर 1936। इसे भी आप नोट कीजिएगा, 24 अक्टूबर 1936 दोस्तों वह दिनांक है जब हैदराबाद के इस बरार को, जिसे इन्होंने 25 लाख के लीज पर लिया हुआ था, इसे पूरी तरह से पूर्णतः सीपी में मिला लिया। ठीक है, किसमें दोस्तों, सीपी में इन्होंने मिला लिया। यानी हमने देखा कि अब यदि हम मानचित्र देखते हैं दोस्तों, तो इनका जो क्षेत्र का विस्तार है, जो सीपी है दोस्तों, अब ये सीपी से बरार हो गया है। यानी सीपी के साथ में अब इसमें कौन मिल चुका है दोस्तों, बरार। और हमने पहले ही कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी बरार की कहानी बाकी है। अब ये इस तरीके से गठित होता है सीपी और बरार, और यह व्यवस्था दोस्तों, ठीक है, अब ये जो आपका बरार हो चुका है सीपी बरार, और चूंकि अब गवर्नरी क्षेत्र है, तो गवर्नरी क्षेत्र लाने का कारण क्या था दोस्तों, जो कि 1937 का चुनाव, ठीक है, इलेक्शन भी है आगे चल करके। 1937 में हमें एक इलेक्शन भी देखने मिला। वहां से प्रश्न दोस्तों कुछ बन सकते हैं, लेकिन उन्हें आप इतिहास में पढ़ते ही हैं तो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है इस समय पे दोस्तों। इस क्षेत्र के निर्वाचन प्रमुख NB खरे, ये नाम महत्वपूर्ण हो सकता है, आप इसे ऐसे ही फैक्ट के रूप में देख लें। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अब हमने देखा कि भाई सीपी बरार हमारा गठित हो चुका है। हमने इसकी पूरी पृष्ठभूमि देखी, इसके विषय में हमने डिटेल से अध्ययन किया। तो यहां पर आपका अब ये जो है सीपी और बरार, ये कब तक ऐसा ही रहेगा दोस्तों, 1947, 15 अगस्त 1947 तक सीपी और बरार ठीक ऐसे ही रहता है। और अब आपका ये एक पहलू कंप्लीट हुआ दोस्तों। अभी जब हमने शुरुआत की थी तो हमने कहा था कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के गठन को, 3 भागों में। ठीक है, हमने तीन कालखंडों में यहां पर बांटा उसे। सबसे पहला था दोस्तों 1947 के पहले की स्थिति, यानी आजादी के पहले की स्थिति, यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान का मध्य प्रदेश। फिर हमने देखा 1947 से 56, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और 56 से बाद का दोस्तों वर्तमान तक का भी हम उसके बाद के पार्ट में पढ़ेंगे। हम इसे 3 पार्टों में करके पढ़ेंगे। तो यहां पर दोस्तों हमारा एक पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। और दूसरे यदि हम बात करें दोस्तों, ठीक है, हमने वहां पर देखा था CIA, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, उसके विषय में यदि हम देखें दोस्तों, तो ये कैसे क्षेत्र थे, ये वो क्षेत्र थे मध्य प्रदेश के लिहाज से, ये वो क्षेत्र है दोस्तों जो किसी न किसी देसी रियासत या देसी राजा के हाथ में है। ठीक है, और जहां पर डायरेक्ट कंट्रोल, प्रत्यक्ष नियंत्रण किसका है, राजा का, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल किसका है, वो है अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का। तो वो क्षेत्र की यदि हम बात करें दोस्तों, तो CIA कब गठित किया गया, तो 1854 में। ठीक है, 1854 में दोस्तों मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड, नोट कीजिएगा आप, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड को एकीकृत करके 1854 में दोस्तों CIA गठित किया गया। और आगे चलकर दोस्तों हमने पाया कि इसमें ग्वालियर भी मिल जाता है। ठीक है, और इसके विषय में जो प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, वो 2 प्रश्न हैं। सबसे पहला तो ये कि इसमें 2 रेजिडेंट थे, एक इनका था दोस्तों ग्वालियर में और दूसरा था इंदौर में। और इसके दोस्तों एक प्रमुख थे, ठीक है, उनका नाम आप नोट कीजिएगा, R हैमिल्टन दोस्तों, वो नाम आप नोट कीजिएगा, R हैमिल्टन। ठीक है, तो इनके जो प्रमुख है दोस्तों इस क्षेत्र के CIA के, वो कौन है, एजेंट का नाम पूछा जा सकता है, तो वह है दोस्तों R हैमिल्टन। इनका काम क्या है, इनका काम है कि भाई डायरेक्ट कंट्रोल तो किसका है, राजा का, आप वहां से टैक्स कर इत्यादि लें, क्योंकि आपका इनडायरेक्ट कंट्रोल वहां पर है। बात की जाए दोस्तों इसके मुख्यालय की, कि CIA का मुख्यालय कहां पर था, तो ये मुख्यालय आपको देखने मिलेगा दोस्तों इंदौर में। इंदौर में CIA का मुख्यालय था। और बात की जाए दोस्तों आगे चल करके कि यह CIA कब तक ऐसा रहा है दोस्तों, तो यह भी 15 अगस्त 1947 तक, जब तक कि भारत को, संपूर्ण भारत को पार्ट्स में नहीं बांट दिया गया, जब तक कि ब्रिटिशर्स हमारे यहां से चले नहीं गए दोस्तों, तब तक यह व्यवस्था ठीक ऐसे ही थी। इस व्यवस्था का मतलब है दोस्तों आपका सीपी और बरार ऐसा ही था, और CIA भी इसी तरह से हमें देखने मिलता है। तो आगे दोस्तों यदि हम बात करें तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे भारत की या मध्य प्रदेश की 1947 से 1956 के मध्य की स्थिति। तो यहां दोस्तों आपका 1947 से पहले का जो जितना भी डाटा है वह कंप्लीट होता है, और इसके बाद का अध्ययन दोस्तों हम करेंगे अपने सेकंड पार्ट में, जहां दोस्तों हम देखेंगे 1947 से लेकर 1956 के मध्य की स्थिति। तो मैं आपको दोस्तों यहां पर बता दूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और यह चैप्टर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हमारी मुलाकात होगी अगले पार्ट में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।